हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम को हम आपके लिए हर हफ्ते लेकर आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही दुनिया भर की प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। इसलिए जरूरी हो जाता है कि दुनिया भर में जो भी प्रमुख घटनाएं थी, जिसमें कुछ जगहें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, उन जगहों को हम जान सकें, उन पर हम अपनी नजर बना के रख सकें। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बीते सप्ताह के प्रश्न से शुरू करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शहर है और एक तरफ देश है। गलेफू, भूटान, नूसंतारा, इंडोनेशिया, नियोम, सऊदी अरब। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई भी नहीं। अब यहां पे देखिए, ये तीनों के बारे में अगर तीन में से आपको एक भी नहीं पता है तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो ये वो सवाल होता है जहां पे मुश्किल होता है कि आप किसी एक को ना जानते हुए भी सही उत्तर दे सकें। चलिए सबसे पहले देखते हैं। भूटान के नक्शे में इस जगह हमें दिखाई देगा गलेफू। अब भूटान आपको पता है कि भारत का पड़ोसी देश है और सीमाओं के मामले में भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सीमा साझा करता है भारत के साथ, और गलेफू एक ऐसा शहर है जिसे विकसित कर रहा है भूटान, जहां पर हाल ही में कुछ खास कार्यक्रम हुए थे जिसकी वजह से यह चर्चा में था। तो ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो गया कि पहला वाला तो ये हमारा युग्म सही है। अब उसके बाद दूसरा क्या? नुसंतारा, इंडोनेशिया। अब चलिए देखिए, अब ये इंडोनेशिया का जो आपके सामने नक्शा है उसमें बोर्नियो द्वीप है और बोर्नियो में ही नुसंतारा यहां पे है। एक जगह आप देखेंगे जकार्ता। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है, उस राजधानी को परिवर्तन को लेकर निर्णय लिया गया था, जिसमें यह तय हुआ था कि जकार्ता की जगह नूसंतारा को राजधानी बनाया जाएगा, जो बोर्नियो आइलैंड में है। अब बात यही आती है कि यह जो नूसंतारा आइलैंड है, नूसंतारा है जगह, शहर, वह राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ की ग्रीनरी को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रेन फॉरेस्ट के कटने से क्लाइमेट चेंज पर असर पड़ेगा। तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई पहला देश नहीं है कोई जो अपनी राजधानी बदल रहा है। मलेशिया ने भी अपनी राजधानी बदली है, और भी कुछ देश हैं। आपको ऐसे कुछ और देश पता है जिन्होंने अपनी राजधानी बदली है? तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल के लिए दूसरी बात भी सही हो गई है। अब तीसरा देखिए, क्या नियोम सऊदी अरब में है? तो उसके लिए इस नक्शे पर हम आते हैं और ये देखिए कि सऊदी अरब में नियोम नाम का यह स्थान आपको दिखाई देगा। और आप अगर रेड सी की तरफ से आगे बढ़ेंगे तो गल्फ ऑफ अकाबा के और रेड सी के बीच का यह स्थान है। जब रेड सी से हम गल्फ ऑफ अकाबा की तरफ बढ़ेंगे तो यह हमें दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है आपको कि तीनों ही तीनों अगर सही हैं तो उत्तर क्या होगा? कितने सही हैं? सभी तीन, यानी कि सी हमारा सही जवाब हो गया। अब चलिए, चेतमुल खाड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वी युकाटन प्रायद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा है, यह कैरिबियन सागर का ही विस्तार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? केवल एक, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो, इस तरह से, यानी या तो दोनों हो सकते हैं या तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो अब यहां पे देखिए, पूर्वी युकाटान प्रायद्वीप में स्थित दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ठीक है। अब देखिए, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको की तरफ अगर आप देखें तो आप देखेंगे कैरेबियन सी है यहां पे, और मैक्सिको की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो हमें विस्तार मिलेगा यहां पे पूर्वी युकाटान प्रायद्वीप का, जहां पर सबसे गहरा ब्लू होल है। अब देखिए, इसको जरा पास से देखिए, ये मैक्सिको है, यहां पे चितमल बे है। देखिए, अब यहां पे चितमल खाड़ी है। अब यहीं पे इस जगह पे पास से देखिए इसको, यहां पे ब्लू होल है इस जगह में। अब देखिए, ये कैरेबियन सी का विस्तार है और यहाँ पे चितमल खाड़ी में ही ब्लू होल है। और यह ब्लू होल जो है, ब्लू होल होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। ब्लू होल वह होल होता है जो समुद्र तल है, समुद्र तल मान लीजिए ये है, तो इससे भी गहराई पर अगर कोई स्थान है तो वह ब्लू होल है। तो अभी तक माना जाता था कि यह जो ब्लू होल है जिसकी बात हो रही है, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल जिसे तामजा ब्लू होल कहा गया है, पहले ऐसे माना जाता था दूसरे नंबर का है। लेकिन अभी स्थिति यह है कि अब पहले नंबर पे ये है, तो जो पहले नंबर पे है वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो तामजा ब्लू होल युकाटान प्रायद्वीप में स्थित है, तो याद रखिएगा कहां पे है, इस खास जगह पे है, चितमल बे में है। ठीक है। तो प्रायद्वीप बे नहीं है, ये समुद्र तल के नीचे ही होगा, काफी गहराई पे है ये पूरा का पूरा। अब उसके बाद यह तो स्पष्ट हो गया, पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो उत्तर क्या होगा? सी होगा। एक और दो, दोनों। अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं।
अरल सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरल सागर के बारे में 3 कथन है, तीनों को चेक करना पड़ेगा। पहली बात, अरल सागर के संकुचन के फलस्वरूप विश्व के सबसे नवीन मरुस्थल अरलकुम मरुस्थल का निर्माण हुआ है। देखिए, कहा जा रहा है कि एक अरल सागर जो है उसका संकुचन हुआ, मतलब कि वह सिकुड़ता गया और उससे एक नवीन मरुस्थल बना जिसका नाम अरलकुम रख दिया गया। क्या यह बात सही है? इसको भी देखते हैं। फिर दूसरी बात, अरल सागर के जल का स्रोत इर्तीश और जराफशोन नदियां हैं, इसको भी देखते हैं। फिर तीसरा है, आरंभिक अरल सागर से 200 किलोमीटर पूर्व में एक रहस्यमयी बारसा केल्मस झील का निर्माण हुआ है। क्या ये तीनों बातें सही हैं? इसको देखने के लिए पहले यहाँ पे देखिए सवाल में क्या है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है और बताना है कि इनमें से कितने सही हैं। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 या 1 2 3, सभी के सभी। अब यहाँ पे देखिए, अरल सागर जो था एक खास समय, फिर से देखिए कुछ साल पहले ऐसा था, फिर धीरे धीरे साल देखिए एक साल बदलता जा रहा है और ये सिकुड़ता जा रहा है। ये जो ग्रीन एरिया है आप देख सकते हैं, ब्लू या ग्रीन आप कह सकते हैं, ये कम होता जा रहा है और इसका जो है ये 20 सालों में इतना विस्तृत था और कम होते 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 सिर्फ किनारे का कुछ पार्ट और ऊपर का कुछ पार्ट रह गया है, जबकि ये पूरा उसका विस्तार यहां तक था। इतना विस्तार था अरल सागर का और ये घट के देखिए कहां तक पहुंच गया है। तो ये जो घट के पहुंचा है, यह बात तो समझ में आती है कि अरल सागर का संकुचन हुआ है और जब संकुचन हुआ है तो उसकी वजह से उस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है अरलकुम। तथ्यात्मक रूप से यह जानकारी सही है। अब दूसरी बात कि अरल सागर के जल का स्रोत इर्तीश और जराफशोन नदियां हैं, तो क्या ऐसा है? तो देखिए नहीं है। देखिए एक बार अरल सागर को फिर से देख लीजिए, विस्तार मैंने बताया था इतना है, कम होता गया 1986, 2000, 2020 में देखिए इतना बचा और अभी तो 2024 है और आप देख रहे हैं तापमान कितना है। और दूसरी बात, जो आपूर्ति है वो भी बाधित हुई है। अब देखिए अरल सी यहाँ पे एक तरफ आपको कजाकिस्तान दिखाई देगा, लेकिन दूसरी तरफ कौन सा देश है वो भी आप देखेंगे, उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, यहीं पे अरल सी आपको दिखाई देगा। अब आप देखिए 2 नदी हैं, एक नदी आपको अमू दरिया दिखाई देगी, ये ऐसे जा रही है अरल सागर की तरफ, और दूसरी तरफ आपको सीर दरिया दिखाई देगी जो आपको ऐसे कजाकिस्तान से जाते हुए दिखाई दे रही। इन 2 नदियों के माध्यम से होता था, तो सीर दरिया और अमू दरिया। तो अमू दरिया और सीर दरिया का तो नाम है ही नहीं, ये तो अलग नाम है, तो इसका मतलब ये गलत है। फिर तीसरा, प्रारंभिक अरल सागर से 200 किलोमीटर पूर्व में एक रहस्यमयी बारसा केल्मस झील है। अब बारसा केल्मस झील जो है 200 मीटर पूर्व में बोल रहा है, तो आप देखिए बारसा केल्मस झील यहीं पे है, अरल सागर का ही एक पार्ट है, पूर्व में यहां पे कुछ भी नहीं है, उसी का पार्ट है। तो 200 किलोमीटर की जो बात आई है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बारसा केल्मस यहीं पे है। तो इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो दूसरा गलत है और तीसरा गलत है, पहला वाला ही सिर्फ सही है। तो यहां पे क्या उत्तर होगा? सी, यानी कि केवल 1। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। सूरीनाम, ब्राजील, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना या कोलंबिया। क्या बताना है, उपर्युक्त में से कितने देश गुयाना के साथ भूमि साझा करते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4 या सभी 5? अब यहां पे फिर से देखिए, ये 5 देश सूरीनाम, ब्राजील, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया, गुयाना के साथ पूछ रहा है और भूमि सीमा पूछ रहा है। सवाल स्पष्ट है। अब चलिए देखिए, गुयाना आपको दिखेगा यहां पे दक्षिण अमेरिका में। अब देखिए ब्राजील के साथ तो सीमा साझा करता दिखता है, वेनेजुएला के साथ भी दिखता है, सूरीनाम के साथ भी दिखता है, और कोई है क्या? अब देखिए वेनेजुएला, ब्राजील, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना तो दूर है, ये तो हो ही नहीं सकता है। एक नाम बच गया कोलंबिया, कोलंबिया भी देखिए दूर दूर तक नहीं दिखता है। तो यहां पे हमें 3 नाम मिले, सूरीनाम मिल गया, ब्राजील मिल गया और उसके अलावा कोलंबिया मिल गया। देख लीजिए स्पष्ट है, वेनेजुएला, ब्राजील और यहाँ पे सूरीनाम। सूरीनाम के साथ ये एक एरिया भी है जिसको खास डिस्प्यूटेड एरिया कहा जाता है, तो ये एक खास वजह से है, कभी पूछ ले तो पता रहे कि इन 2 देशों के बीच में गुयाना और सूरीनाम। फ्रेंच गुयाना तो दूर है, कोलंबिया तो मिला नहीं, तो सही जवाब सवाल का क्या होगा? कितने गुयाना के साथ भूमि सीमा साझा करते हैं? तो आप कहेंगे बी, यानी कि केवल 3, सूरीनाम, ब्राजील और वेनेजुएला। ठीक है, चलिए अब जवाब देख चुके हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। चाबहार बंदरगाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। फिर दूसरी बात कि ईरान ने भारत को शाहिद कलंतरी बंदरगाह विकसित करने की परियोजना की पेशकश की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? अब यहां पे देखिए चाबहार बंदरगाह से संबंधित कथन है,
तो हमें चाबहार बंदरगाह से संबंधित जो खबरें हैं वो पता होनी चाहिए, और मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि चाबहार बंदरगाह पर जो निर्माण कार्य है, प्रबंधन का कार्य है, वह भारत को सौंप दिया गया है समझौते के तहत। तो मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, क्या यह सच है? ये देखना है। दूसरा, ईरान ने भारत को शाहिद कलंतरी बंदरगाह विकसित करने की योजना की पेशकश की है। दोनों हमें देखे हैं, फिर बताने कौन सा है, कौन से कथन सही है। तो देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत, ये पाकिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, यहीं पर चाबहार बंदरगाह है, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान के पास में ही है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको चाबहार दिखेगा, ईरान, बगल में ग्वादर है बंदरगाह जो पाकिस्तान का है। दोनों के बीच में ज्यादा दूरी भी नहीं है, 70 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। अब मुंबई से जब किसी को अफगानिस्तान सामान ले जाना होगा तो चाबहार जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से अफगानिस्तान चला जाएगा। तो ये जो समझौता हुआ है अफगानिस्तान और ईरान और भारत के बीच में, इसे चाबहार समझौता भी कहा जाता है, जिसमें ये चाबहार बंदरगाह का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और भारत की पहुंच पूरे ऊपर तक, रूस तक रहेगी, आने वाले आगे के जितने भी देश हैं, आगे मध्य एशिया भी इसमें शामिल है। तो अब ऐसी स्थिति में भारत के लिए तो एक अच्छी पहल है, लेकिन अब हमें जानना भी होगा, 72 किलोमीटर है देखिए डिस्टेंस, 70 मैंने बताया। और देखिए चाबहार जो पोर्ट है, वहां पे दो पोर्ट हैं, शाहिद बेहिश्ती और दूसरा जो नाम था शाहिद कलंतरी। तो शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी में जिसके लिए भारत को जो योजना की पेशकश हुई है, वो शाहिद बेहिश्ती के लिए हुई है। तो शाहिद बेहिश्ती आपको पता रहे चाबहार बंदरगाह में ही है, तो शाहिद बेहिश्ती होगा। तो अगर शाहिद कलंतरी नहीं है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला सही होगा। तो कितने कथन सही हैं? पहला वाला सही है, केवल एक। और शाहिद कलंतरी की जगह शाहिद बेहिश्ती होता तो ये भी सही हो जाता। तो ठीक है, स्पष्ट रहिएगा। ये देखिए शाहिद बेहिश्ती है, ठीक है। चाबहार पोर्ट में दो हैं, एक है शाहिद बेहिश्ती और एक शाहिद कलंतरी, स्पष्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केन्या निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तंजानिया, सूडान, युगांडा और इथोपिया। तो केन्या की स्थिति का अंदाजा हमें होना चाहिए, तभी हम जवाब तक पहुंच पाएंगे। अब चलिए देखते हैं, यह है केन्या। अब देखिए, अफ्रीका का एक देश सोमालिया, फिर ऊपर उत्तर की तरफ इथोपिया, फिर उसके बाद साउथ सूडान, युगांडा और उसके अलावा तंजानिया, इतने सारे देश सीमा बनाते हैं। और ये देखिए इंडियन ओशियन से भी इतना पार्ट लगा हुआ है। तो केन्या के बारे में सवाल जो है उसमें देखिए कि क्या सूडान आपको दिखा? तंजानिया, युगांडा, इथोपिया तो आपको दिख गया। इथोपिया देखिए दिख गया, तंजानिया दिख गया, युगांडा दिख गया, साउथ सूडान भी दिख गया, लेकिन सूडान नहीं दिखा। तो सूडान अगर नहीं दिख रहा है तो सूडान साउथ सूडान के किस दिशा में होगा? साउथ सूडान के उत्तर में जाएंगे, और ये साउथ में है, यानी कि बाकी का सूडान का हिस्सा है जो दूसरा देश है वह ऊपर होगा, उत्तर में होगा, क्योंकि इसका नाम साउथ है। चलिए, तो स्पष्ट हो गया। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि सही जवाब हमें मिल चुका है, लेकिन बाकी देशों का से भी हमें अंदाजा रखना है। सवाल किसी और देश के लिए, सोमालिया के लिए भी पूछा जा सकता है, तो नक्शे पर सोमालिया को भी देखें, उसको भी जांचें, उसको भी परखें, अगर यह चर्चा में रहा है तो। और चूंकि चर्चा में था भी, तो इस बार की यूपीएससी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। चलिए, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का आवास है, जो बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। दूसरा है, सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत और शेष बांग्लादेश में है। फिर तीसरा है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल और रामसर कन्वेंशन वर्ष 1972 के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। अब आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। चलिए, सुंदरवन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन है, वनों का आवास है। तो ये देखिए, ये जो एक लाइन दिख रही है, इसके आप पश्चिम में देखें तो ये भारत का है, और पूर्व का हिस्सा यह देखें तो यह बांग्लादेश का है। और जो है बात कही कि विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों का आवास है, तो बिल्कुल है। बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन नदियों के डेल्टा से बना है। तो जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, मेघना है, ये डेल्टा के माध्यम से ही यह पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। और दूसरा देखिए, सुंदरबन का 40% हिस्सा भारत में। अब आप खुद देख सकते हैं, यह जो हिस्सा है यह कम दिख रहा है और यह हिस्सा ज्यादा दिख रहा है। तो उधर 40 है भारत में और बांग्लादेश में 60% है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखें, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसे मान्यता मिली है, और साथ में रामसर कन्वेंशन वर्ष 1972 के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको सेलेक्ट किया गया है।
तो देखिए यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, भारत की तरफ से भी है अलग तरह से, दोनों के लिए अलग। पूरा का पूरा जो सुंदरबन है जो भारत की तरफ वाला है उसको अलग वर्ष में घोषित किया गया है, और जो बांग्लादेश की तरफ वाला है उसको अलग वर्ष में घोषित किया गया है। अगर आपको दोनों के वर्ष पता है तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन है दोनों के वर्ष अलग अलग। और यूनेस्को विश्व धरोहर के साथ साथ आर्द्रभूमि भी है और रामसर कन्वेंशन के तहत है। तो अगर ये तीनों ही बातें जब सही हैं तो क्या बोलेंगे, सी, यानी कि सभी 3 स्टेटमेंट इसमें सही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देख सकते हैं सुंदरबन इस जगह पर मौजूद है, भारत और बांग्लादेश के बीच में, यह आपको स्पष्ट रूप से दिख चुका है। चलिए, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला हम्बोल्ट ग्लेशियर कहां स्थित है। हम्बोल्ट ग्लेशियर अभी चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ कि यहाँ पे वेनेजुएला, इसका जो सही जवाब है अर्जेंटीना, वेनेजुएला, कोलंबिया और इक्वाडोर में। उत्तर पहले बता देता हूं जिससे डिस्कशन हो सके। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहां पर 6 ग्लेशियर थे, जिसमें से 5 पिघल चुके थे और 6वां जो था वो हम्बोल्ट ग्लेशियर था। लेकिन अब यह भी ग्लेशियर नहीं रहा, अब इसे बर्फ का मैदान घोषित कर दिया गया है। क्योंकि ग्लेशियर जो होता है उसमें एक उठान होती है, लेकिन बर्फ का मैदान इसे घोषित कर दिया गया, तो वो एक ग्लेशियर के रूप में अब यह नहीं जाना जाएगा। तो 6 के 6 ग्लेशियर अब वेनेजुएला के जो थे वह समाप्त हो चुके हैं। तो पहला दुनिया का ऐसा देश है जिसके पास ग्लेशियर थे और अब ग्लेशियर नहीं है। तो हम्बोल्ट ग्लेशियर जो है वो ध्यान रखिएगा, सिएरा नेवादा दी मेरिदा पर्वत। अब ये पर्वत जो है किस पर्वत श्रृंखला का भाग है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं देश बता रहा हूं वेनेजुएला और बता रहा हूं पर्वत सिएरा नेवादा दी मेरिदा पर्वत। अब यह पर्वत किस श्रृंखला का भाग है, किस बहुत बड़े पर्वत श्रृंखला का भाग है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, हम्बोल्ट ग्लेशियर की स्थिति देखिए 1988 में इतनी थी, 2015 में और कम हुई, और अभी की स्थिति में तो अब यह ग्लेशियर नहीं बल्कि एक बर्फ के मैदान के रूप में जाना जाएगा। तो यह स्पष्ट है, जवाब जो है वेनेजुएला, हम्बोल्ट ग्लेशियर अभी हाल की ताजा खबर है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा एक सवाल और आपके सामने आएगा जो आज का अभ्यास प्रश्न होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बंदरगाह एक तरफ है, देश एक तरफ है। चट्टोग्राम बांग्लादेश, मोंगला मालदीव, क्याउकाउप्यू म्यांमार। अब आपको क्या बताना है कि ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है। केवल एक और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। आप इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें भी और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।